वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में हम चलते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी के एक दूसरे चैप्टर की तरफ। चैप्टर बहुत मज़ेदार है और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं आज। इस एक वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज ही कवर कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं कहूँगा ये वाला टॉपिक तो आप कहोगे तो हमें आता है। मैं कहूँगा दूसरा टॉपिक आप कहोगे हमें आता है। तीसरा टॉपिक हमें आता है। तकरीबन अच्छा खासा पोर्शन अपने आप कवर कर लोगे। उसकी वजह ये है कि जो प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया था, इश्यू ऑफ शेयर, सारा का सारा उसी में से आएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उस चैप्टर में नहीं थे, क्योंकि डिबेंचर एक अलग चीज़ है, उससे रिलेटेड है। वो हम यहाँ पर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर की, शुरुआत करते हैं चैप्टर को। ऐसा होता है डिबेंचर, क्या होता है डिबेंचर, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए, एक कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है, सोर्सेज ऑफ फंड चाहिए, फंड कहां से मिले, पैसा कहां से मिले, उसके पास क्या क्या सोर्सेज हैं। वो है पहला था शेयर कैपिटल, यानी शेयर्स इशू करके वहां से कैपिटल को रेज कर सकती है। दूसरा है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में थोड़ा सा तकसीम करा। शेयर होल्डर्स को मिलने वाला प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। कंपनी ने जो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करा वो सारे प्रॉफिट का नहीं करा, कुछ प्रॉफिट का कर दिया, या हो सकता है सारा का सारा बचा लिया हो। उस बचे हुए प्रॉफिट को रिटेन करना, उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग्स को हमने रिटेन कर लिया है, बचा के रख लिया है, री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, उसी को हम बोलेंगे एक कंपनी के लिए वो भी एक तरह का फंड है। अब बात करते हैं लॉन्स की। कंपनी को और ज्यादा पैसों की जरूरत है तो कंपनी लोन ले सकती है, और लोन का ही एक और रूप है, वो है डिबेंचर। यानी जब कंपनी बैंक से हैवी अमाउंट का लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, ज्यादा मॉर्गेज देना पड़ता है, यानी ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और बैंक का इंटरफेयर बढ़ जाता है कंपनी के अंदर। इन सब चीजों से बचने के लिए एक और ऑप्शन है कंपनी के पास, कि कंपनी डिबेंचर इशू करके पब्लिक से लोन ले ले। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, यही शुरू करने जा रहे हैं। डिबेंचर का मतलब है हमें लोन का अमाउंट चाहिए, हमें कुछ पैसा लेना है उधार, लेकिन बैंक से नहीं बल्कि पब्लिक से ले रहे हैं। जब आप पब्लिक से लोन का पैसा लोगे, उधार पैसा लोगे, उसी को डिबेंचर बोलते हैं। पहली बात तो है कि डिबेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन डॉक्यूमेंट है। जब हमें लोन लेना होगा, लोन डॉक्यूमेंट है डिबेंचर। जब हमें लोन लेना होगा पब्लिक से तो उसी को आप क्या बोलेंगे बच्चे? डिबेंचर बोलेंगे। एक बात तो हो गई ये वाली। जाहिर सी बात है, ये एक तरह का कर्ज होता है, एक तरह का क्रेडिट है, एक तरह का लोन है, एक तरह का जो है ये डेट है। इसकी अदायगी होगी, इसको रिपे किया जाएगा कुछ टाइम के बाद, इसलिए ध्यान रहे। शेयर में ऐसा नहीं है, शेयर एक बार आपने इशू कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, वो कैपिटल वो बन गया ऑनर कंपनी का, इसको आपको रिपे नहीं करना। बात की बात है क्या होगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, आपने अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद इसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। आप किसी से उधार पैसा लोगे तो पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगे, आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने टाइम के भी लिया है, उतने टाइम के बाद आप उस अमाउंट को रीपे कर दोगे, अदा कर दोगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी अदायगी जरूर होगी। चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया एक कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है, शेयर कैपिटल से ले सकती है, रिटर्न अर्निंग से ले सकती है, लोन से ले सकती है, डिबेंचर से। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने जा रहे हैं डिबेंचर को, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश था, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। इसके बाद बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। ये नया है, डिस्काउंट शेयर पे नहीं था बट डिबेंचर पे है, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ये शेयर प्रीमियम था, बिल्कुल सेम एज इट इज वही है, जैसा शेयर प्रीमियम पर इशू कर देते हैं वैसे डिबेंचर को भी प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। याद कीजिए, मैंने ये टॉपिक आपको शेयर के टाइप पे भी बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। इसको हमने वहां बोला था परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन बोल देंगे, परचेज ऑफ बिजनेस बोल देंगे, बात एक ही है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये नया टॉपिक है। इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये नया टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ये कुछ नए टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे वीडियो में। ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों को छोड़ देंगे, ऊपर वालों को एक बार इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद आप अपने आप करते चले जाएंगे, नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयर में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है। वैसे तो थियरी के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम थियरी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फर्क है सिर्फ उसकी बात करेंगे। जब भी हम डिबेंचर लिखते हैं तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है और इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, शेयर्स पे मिलने वाला अमाउंट डिविडेंड होता है और डिबेंचर पर मिलने वाला अमाउंट इंटरेस्ट होता है, जो इनकम है उसकी।
अब बात ये आती है कि डिबेंचर पर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होगी, मान लीजिए लिखा हुआ है 10%, 10% डिबेंचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परसेंटेज लिखी होगी वो एग्जैक्टली उसका इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखी हुई होती है, 10% हो, 12% हो, 15% हो, जो भी लिखा हो, मैंने यहाँ पर 10% लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए, 10% डिबेंचर। शेयर्स के साथ में ऐसा कभी इसलिए नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ इक्विटी शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखा हुआ होता क्योंकि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, तो इसलिए वहां पर कोई पर्टिकुलर फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता, इसलिए वो रेट यहाँ नहीं लिखी जाती थी। इतनी बात आपको सबको पता है। आगे बात करते हैं और क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर में एप्लीकेशन का आप बोलते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर में आप बोलेंगे उसको 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे आप, डिबेंचर एप्लीकेशन, बस ये डिबेंचर लगाना जरूरी है आपको परसेंटेज के साथ में। यहाँ आप बोलते थे अलॉटमेंट को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर बोलोगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर यही 12% होता तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी होगी वो लगा देंगे। अब यहाँ पर बोलते थे आप शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर बोलेंगे 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अगर होता यहाँ बोलते थे शेयर सेकंड कॉल, यहाँ पर बोलेंगे आप 10% डिबेंचर सेकंड कॉल। यहाँ पर होता था शेयर थर्ड कॉल, यहाँ पर बोलेंगे आप 10% डिबेंचर थर्ड कॉल। यहाँ पर आप बोलते थे शेयर कैपिटल, यहाँ पर आप बोलते थे बच्चे शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे डिबेंचर में, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बोल देंगे हम 10% डिबेंचर कैपिटल। अगर आपने ये बोल दिया तो गलत, अगर आपने डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड लगा दिया तो आपने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी, आप नहीं लगा सकते। कैपिटल इसलिए नहीं लगा सकते, कैपिटल तो मालिक देता है और ये मालिक नहीं है, तुमने उधार पैसा लिया है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमें वर्ड यूज करना है सिर्फ और सिर्फ, हमें यूज करना है डिबेंचर, हमें सिर्फ वर्ड यूज करना है डिबेंचर, 10% डिबेंचर, और कुछ भी वर्ड यूज नहीं करना। यहाँ पर जब पैसा आता था तो आप लिखते थे बैंक, आप लिखते थे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बैंक को, बैंक यहाँ पर भी बैंक ही रहेगा, आप उसको यहाँ पर डिबेंचर बैंक मत बोल देना। वो पैसा आ रहा है वो एग्जैक्टली बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं नए टॉपिक की। मैं बहुत स्पीडली चल रहा हूं ताकि एक छोटी सी वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लें। टॉपिक है बच्चे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जिस तरीके से आप शेयर को प्रीमियम पर इशू कर देते थे, मान लीजिए कोई एक शेयर था, अब शेयर की जगह पर आप डिबेंचर बोलेंगे, 10 रुपए का डिबेंचर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, और ये 10 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम के थे, 12 रुपए हो गए। चलिए 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, कितने हो गए ये 2 5 7 और 3 10 और 2 12 रुपए। अब जो 2 रुपए प्रीमियम के हैं वो अलॉटमेंट पे है, नहीं अलॉटमेंट 3+2 का है, ये बात क्लियर है। तो आप अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम आती थी उसको क्या करते थे, आप उसको ड्यू की एंट्री में क्रेडिट में दिखाते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने वहां एक क्वेश्चन आपसे किया था कि भाई हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिखते हैं, हमने उसको डिबेंचर प्रीमियम क्यों नहीं लिखा। तो वही क्वेश्चन मेरा आज आपसे है कि यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन मेरा है तो इसलिए जवाब आप देंगे। देखिए जरा, जब आप एंट्री करेंगे तो आप लिखेंगे, तो प्यारे बच्चे जब आप लिखेंगे यहाँ पर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, आप लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपए, और आप लिखेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में जाएगी हमेशा फेस वैल्यू 3 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए। सवाल ये आता है कि यहाँ पर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिखा, हम यहाँ पर डिबेंचर प्रीमियम भी तो लिख सकते थे। हमने ऐसे ही शेयर की जब बात करी थी, शेयर कैपिटल की, वहां पर लिखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम, वहां पर हमने शेयर प्रीमियम क्यों यूज नहीं करा था। ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए है, अगर आपको इसका जवाब मिल गया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, अगर नहीं मिला है तो भी बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड क्यों यूज करा। तो ये था प्रीमियम का टॉपिक, ये आपको अच्छे से आता है, रिसीव की एंट्री आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट, यानी डिबेंचर को डिस्काउंट पर कैसे इशू किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10 रुपए का डिबेंचर था, 2 रुपए का डिस्काउंट था, तो 8 रुपए का डिबेंचर हो गया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, और 5 रुपए हो गए फर्स्ट कॉल पे। चलिए जी हो गए हैं पूरे 8 रुपए, 2 और 1 3 5 8 रुपए, 8 रुपए में मिल सकते हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट 1 रुपए का नहीं है, अलॉटमेंट 3 रुपए का था, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 1 रुपये का रह गया। बात क्लियर है, 3 रुपए का था, डिस्काउंट दिया है, 3 रुपए का था, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 1 रुपए का बचा है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से समझिएगा चीजों को। अब इसकी जनरल एंट्री देखिए, डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, बिल्कुल सेम प्रीमियम की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज होना है। देखिएगा जरा, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट में सिर्फ वो पैसा आएगा जितना हम पब्लिक से मांगेंगे, और वो पैसा है 1 रुपया।
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हमारे लिए कंपनी के लिए एक लॉस है, एक तरह का हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है। और जब लॉस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, उसको डेबिट करते हैं। इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हमने डेबिट कर दिया। नाम क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमने? 2 रुपए का। और फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू जानी है डिबेंचर में, जिस तरीके से शेयर में जाती थी बिल्कुल इसी तरीके से। यानी 3 रुपए जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में और 2 रुपए जाएंगे हमारे डिस्काउंट में, 1 रुपया अलॉटमेंट पे। पब्लिक से हमने 1 रुपया मांगा तो अलॉटमेंट को 1 रुपए से डेबिट कर दिया, 2 रुपए हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया, और 3 रुपए जाने हैं हमारे फेस वैल्यू जाएगी डिबेंचर के अकाउंट में। इतनी सी बात है। जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो हमें 1 रुपया रिसीव होगा, 1 रुपए से रिसीव की एंट्री को हम पास कर देंगे। चलिए, डिस्काउंट वाला टॉपिक भी कवर हो गया है। इसके बाद बात करते हैं नए टॉपिक की, और न्यू टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश ये आपको बहुत अच्छे से आता है। वहां पर हम जो कोई असेट परचेज करते थे तो आप लिखते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और वेंडर के बाद आता था वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर शेयर कैपिटल की जगह पर डिबेंचर यूज करना है बस, एज इट इज। बाकी बिल्कुल सेम है जैसा कि इश्यू ऑफ शेयर में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, वहां पर वो वीडियो है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो का फायदा उठाइए, और डिबेंचर वाला टॉपिक भी वहीं से कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको शेयर कैपिटल की जगह पर डिबेंचर वर्ड यूज करना है। एक दूसरी चीज है, बिल्कुल नई है, वो उसको हम समझने जा रहे हैं। टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, कोलेटरल। इसका मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल। तो क्या मतलब है इसका, एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस हूँ, हम गए बैंक के पास। हमने बैंक से कहा कि बैंक हमें 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। हमने बैंक से 1 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। तो बैंक ने कहा सिक्योरिटी के तौर पे क्या दोगे? हमने घर के कागजात वहां जमा करा दिए, और उनकी कीमत थी 90 लाख की। हमने अपने घर के कागजात 90 लाख की कीमत वाले बैंक के पास जमा कराए। बैंक ने कहा ये सिक्योरिटी हमारे लिए सही नहीं है, ये 90 लाख की कीमत है, आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो। आपने अगर पैसा नहीं दिया तो एक तरीके से देखा जाए आपने अपना घर जिसकी कीमत है 90 लाख की, उसको 1 करोड़ में बेच दिया। तो बैंक तो बिल्कुल सही है, बैंक सेटिस्फाइड नहीं है हमारी वजह से। हमने क्या कहा कि अब क्या करें बताओ बैंक? बैंक ने कहा कि इसके साथ में कुछ और ये तो है, इसके अलावा कुछ और जमा करा, उसी को बोलते हैं कोलेटरल या एडिशनल सिक्योरिटी। हमने यहाँ पर बैंक के पास मान लीजिए 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और दिए, और वो दे दिए डिबेंचर। 10 लाख रुपए के हमने इसको डिबेंचर दे दिए हैं बैंक को, तो उसी को बोलेंगे एडिशनल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने कहा बैंक, अगर हम ध्यान से समझिएगा बच्चे, अगर हम पैसा देने में चूक जाते हैं, आपके पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तब आप इन डिबेंचर्स को इशू कर लेना, और इनसे जो पैसा आएगा वो अपनी भरपाई कर लेना। हमारे नाम पर इशू होंगे तो इनकी अदायगी तो हम ही करेंगे, पब्लिक को तुम टेंशन मत लो, तुम इनको इशू करके पैसा ले लेना। बात क्लियर है? यानी कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर, ये वाले डिबेंचर हमने पब्लिक को इशू नहीं करे, पब्लिक से पैसा नहीं लिया, बल्कि उसको एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास जमा करा रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा कराया हुआ है। अगर अगर फ्यूचर में हम पैसा नहीं देते हैं तो बैंक उनको इशू कर सकता है, उनकी अदायगी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी हैं, हम तो बैंक का पैसा देंगे ही देंगे। बात क्लियर है? हमारे चैप्टर में, हमारी 12th क्लास में सिर्फ सिलेबस में इतना ही है कि हमें उसको देना है। क्या ट्रीटमेंट बाद में होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कि अगर हमने अदायगी नहीं करी तो क्या होगा, बात की बात है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे उसको तब समझिएगा। फिलहाल ये समझिए, जब हमने अपने डिबेंचर्स को बैंक के पास जमा कराया है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा कराया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। उसके 2 ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में है, वो दोनों ट्रीटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ एक ही बार में। चलिए बच्चे देखिएगा, जब एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने बैंक के पास जमा कराया है अपने डिबेंचर को, 2 ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट तो यह है कि बहुत ही आसान, आप जब बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप लिखेंगे लोन। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट कंपनी की ऐसे नहीं बनती जैसे बाकी फर्म्स की बनती है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल बैलेंस शीट। लेकिन आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। ये वाली बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनती, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप लिखोगे बैंक लोन। मान लीजिए आपने बैंक से लिए है 1 करोड़ रुपए, आपने यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चे सिक्योर्ड बाय, यानी इस लोन को हमने सिक्योर किया है 10,000 या 10 लाख या 1 लाख जो भी है, 10% डिबेंचर
ऑफ रुपीस इतने ईच कोलेटरल सिक्योरिटी, बस काम खत्म हो गया। सिर्फ इतना सा ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अमाउंट को आप अमाउंट वाले कॉलम में नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि आपने लोन लिखा 1 करोड़ रुपए और साथ में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इतने डिवेंचर ऑफ रुपीस इतने ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी हमने इस लोन को सिक्योर किया हुआ है इतने अमाउंट से। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, काम खत्म हो गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि नहीं जी नहीं, आप तो जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। अगर वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहे तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी भाई। तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, किस तरह से करेंगे, आप लिख देंगे अगर जर्नल एंट्री कहे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देख लीजिएगा आप। आपको लिखना है क्रेडिट साइड में 2 टू 10% डिबेंचर अकाउंट। आपने क्रेडिट साइड में डिबेंचर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी इशू करने के बाद, तो आपने उसको क्रेडिट में लिख दिया। मान लीजिए 10 लाख रुपीस, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डेबिट में क्या लिखोगे, अगर आपने इशू करा होता तो पैसा आपके पास आता, आप लिख देते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आपने इशू तो नहीं करा ना, आपको पैसा तो उसका नहीं मिला ना, तो आप यहाँ पर डेबिट में क्या लिखेंगे, कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए सेकंड, किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं। पहला इफेक्ट तो ये हो गया, सेकंड इफेक्ट क्या होगा, वो है ही नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है जब यहाँ पर डेबिट में लिख दें। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये एक सस्पेंस है, आप लिख देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीस टू डिबेंचर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी, बस इतनी सी बात है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। अगर वो जर्नल एंट्री के लिए कहता है तो या तो ये जर्नल एंट्री पास कर दो आप, या फिर ये बैलेंस शीट बना दो, और दोनों ही ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट वाला भी बिल्कुल ठीक है, जर्नल एंट्री वाला भी बिल्कुल ठीक है। सर इस जर्नल एंट्री की अगर हमें बैलेंस शीट में एंट्री करनी होगी तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये आप असेट साइड में दिखा दो और ये आप लायबिलिटी साइड में दिखा दो, काम खत्म हमारा। चलिए जी, ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। टॉपिक शुरू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान। ये इतना आसान है आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया, और इसी टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है। चलिए देखिए जरा टॉपिक क्या है। यहाँ एक तरीका है, पहले तो समझ लीजिए टॉपिक में कह क्या रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर, हमें डिबेंचर को इशू करने का ट्रीटमेंट करना, उसकी एंट्री करनी है विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिडीम करना यानी रीपे करना। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, रीपेमेंट का मतलब है अदायगी करना, लौटा देना, वापसी कर देना। जब आप डिबेंचर को इशू करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो कुछ टाइम के बाद वो लौटाना भी पड़ेगा, वापसी भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का लोन है, मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए जी, जब वापसी करेंगे तो वापसी करने की एंट्री नहीं करनी हमें, यहाँ पे वापसी करने की एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये जरूर लिखा हुआ है कि इशू की एंट्री करो, अगर उसमें रिडम्पशन की कुछ टर्म्स दे रखी हैं तो वो स्पेसिफिक क्या है वो आज ही दिखाओ आप। क्या मतलब है समझिएगा जरा कहानी। पहली बात ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस दिखा रहा हूँ, उन कंडीशन से समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है इशू की टर्म्स, यानी इशू किस तरह से कर रहे हैं, और मान लीजिए इसी डिबेंचर को 10 साल के बाद वापस करना है हमें, तो वो रिडम्पशन की कंडीशन आ गई, यानी रिडीमेबल, उसको हम 10 साल के बाद कैसे रिडीम करेंगे वो लिखा हुआ है। कुछ कंडीशंस लिखी हुई है हमारे पास, कुछ टर्म्स लिखी हुई है, इशू कैसा होगा और 10 साल के बाद रिडम्पशन कैसे होगा। तो वो कंडीशन पहले समझ लीजिए, ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि एक शेयर, एक डिबेंचर है हमारा 100 रुपए का, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, उसको हम 100 रुपए का ही इशू कर रहे हैं, यानी इशू कर रहे हैं एट पार, यानी डिबेंचर को हम कैसे इशू कर रहे हैं बच्चे, पार पे। और कहा 10 साल के बाद जब इसका डिबेंचर का अमाउंट हम लौटाएंगे, रीपे करेंगे, रिडीम करेंगे, तो हम पूरे के पूरे 100 रुपए ही लौटाएंगे। यानी डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे होगा, वो भी होगा हमारा एट पार, यानी फेस वैल्यू पर होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक कंडीशन समझ में आ गई कि इशू कर रहे हैं 100 रुपए का, 10 साल के बाद लौटेंगे भी 100 रुपए। आपके जहन में आ रहा होगा कम, कोई भी पब्लिक क्यों दे 100 रुपए आपको जब लौटाओगे भी पूरे 100 रुपए। तो भाई ये सिर्फ फेस वैल्यू है, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट वो अलग से। इंटरेस्ट हम हर साल या हर 6 महीने में जब भी हम देते हैं वो देते रहेंगे, इंटरेस्ट को भूल जाइए, इंटरेस्ट की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की। दूसरी कंडीशन देखिए बच्चे,
एक डिबेंचर है हमारा 90 रुपीज का हम इशू कर रहे हैं। डिबेंचर 100 रुपए का था, हम कितने का बेच रहे हैं? 90 रुपीज का। हमने 90 रुपीज का इशू किया, यानी हम उसको इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट। हमने कहा कि हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, और 10 साल के बाद जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, 10 साल के बाद जब इस पैसे को लौटाया जाएगा तो हम लौटाएंगे पूरे 100 रुपए। यानी आप खरीदो आज कितने रुपए में? 90 में, और 10 साल के बाद पूरे कितने मिलेंगे? पूरे 100 रुपए। यानी हम लौटा किस तरह से रहे? एट पार। यानी रिडम्पशन कैसे होगा? एट पार होगा। तीसरी कंडीशन देखिएगा, हम कह रहे हैं कि हमारा डिबेंचर है 110 रुपए का। हमारा डिबेंचर कितने का है? 110 रुपए का। 100 वाली चीज होगी 110 की जा रही है, इसका मतलब हम उसको इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम। इशू किया एट प्रीमियम पे, और रिडम्पशन होगा फेस वैल्यू पे या पार पे। ये हो गया जी 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस है, यानी हमने जो भी कुछ करा वो सिर्फ इशू पे करा, और रिडम्पशन हमारा कैसा हो रहा है? रिडम्पशन हमारा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पर या पार वैल्यू पर। इन सभी 3 कंडीशंस को हम कहते हैं सिंपल वाली कंडीशन। इनको क्या बोलेंगे बच्चे? इनको हम बोलेंगे सबसे सिंपल वाली कंडीशन है। ये तीनों सिंपल वाली कंडीशन है। यहाँ पर क्या है? जो भी हो रहा है इशू पर हो रहा है, रिडम्पशन पर कुछ भी नहीं हो रहा। रिडम्पशन की कंडीशन कह रही है कि आपको सिर्फ फेस वैल्यू लौटानी है, तो ये सिंपल वाली कंडीशन है। ये तो है बहुत ही ज्यादा आसान। इसके बाद की 3 कंडीशन और देखेगा बच्चे। नंबर 4 पे मैं बता रहा हूं आपको क्या, कि आज हम बेच रहे हैं 100 रुपए का, इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पर, इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पर, और 10 साल के बाद जब लौटाने का टाइम आएगा तो हम लौटेंगे कितने रुपए? 110 रुपए। यानी आज जो मिल रहा है वो मिल रहा है फेस वैल्यू पर, और जब लौटाया जाएगा तो किस तरह लौटाया जाएगा? वो प्रीमियम पे, एट प्रीमियम। रिडम्पशन कैसे हो रहा है इस डिबेंचर का? प्रीमियम पे। चलिए नंबर 5 देखिएगा। आज डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम 90 रुपीज का, आज इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, और जब 10 साल के बाद इसका पैसा अदा किया जाएगा, रीपेमेंट होगी, तो दिया जाएगा 110 रुपए का अमाउंट। यानी रिडम्पशन कैसे होगा? प्रीमियम पे। आप देखिए कितना बेनिफिट है, आज भी फायदा और जब लौटेंगे तब भी फायदा। नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 देखिएगा। आज हम अपना एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, यानी इशू एट प्रीमियम, और लौटाया जाएगा कितना अमाउंट? पूरे 110 रुपए। यानी रिडम्पशन किस पे होगा? एट प्रीमियम। तो यहां पर क्या है? ये तो तीनों कंडीशन बिल्कुल सेम है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, ये तो बिल्कुल सेम है। लेकिन रिडम्पशन पे क्या हुआ? रिडम्पशन हमने किया है प्रीमियम पे। इन 3 कंडीशन को कहते हैं लॉस वाली कंडीशन। इनको क्या बोलेंगे बच्चे? लॉस वाली कंडीशन। अभी तक हमने 6 कंडीशन पढ़ी है। कौन कौन सी? जब रिडम्पशन होगा पार पे, एक बात हो गई है, उसको सिंपल बोलते हैं। जब रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, वो दूसरी बात है, उसे लॉस वाला कंडीशन बोलते हैं। सर क्या रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है? आप एक बात सोचो, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चे, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, कल मैं आपके पैसे वापसी कर दूंगा 90 रुपीज। आज मुझे आप 100 रुपए उधार दे दो, कल मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा 90 रुपीज। आप दे दोगे? कोई भी आदमी किसी को क्यों देगा? तभी तो देगा ना जब कुछ या तो उतना अमाउंट मिले या उससे ज्यादा मिले। कम मिलेगा कोई दे देगा? तो कम वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए रिडम्पशन पर डिस्काउंट तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मैक्सिमम 6 कंडीशंस हो सकती हैं। इन 6 में से 3 कंडीशन एग्जाम में जरूर आनी है। बहुत ही ज्यादा आसान है, आप देखोगे बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक एक करके इन कंडीशंस को समझते हैं, और एक एक करके इनकी जर्नल एंट्री को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इशू एट पार। कंडीशन नंबर 1, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब पैसा आएगा हमें सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, हमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी, हमें सिर्फ इशू की एंट्री करनी है। तो एंट्री होगी, पैसा आएगा तो आप बैंक को डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने बैंक को डेबिट कर दिया, 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए से, और डिबेंचर में पैसा गया तो आप लिख दोगे सीधा सीधा 10% डिबेंचर अकाउंट। कुछ टीचर्स यहाँ पर 2 एंट्री करते हैं, और 2 एंट्री करने का तरीका भी बिल्कुल ठीक है। वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। वो भी बिल्कुल ठीक है। 2 जर्नल एंट्री करनी है तो भी कर लेना। मैं सिंगल एंट्री करवा रहा हूँ, सिंगल एंट्री कर दी, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम बचाने के लिए सिंगल एंट्री करवा रहा हूँ। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, पैसा आया और बैंक में गया, इकट्ठा पैसा आ रहा है सिर्फ इस वजह से। चलिए एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है इशू एट डिस्काउंट एंड
रिडीमेबल एट पार, ये कंडीशन होगी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, आपने डिस्काउंट पर इशू करा है, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए आपको बैंक से मिले हैं 90 रुपीज, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो आप डिस्काउंट को लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, और ये सारा का सारा अमाउंट जाएगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज आ जाएंगे यहाँ पर। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है वो देखिएगा बच्चे, आप लिखेंगे इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इसकी क्या जनरल एंट्री होगी वो देखिएगा, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आपने बैंक को डेबिट कर दिया है, प्रीमियम है तो प्रीमियम को आप क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। बैंक से पैसा है मान लीजिए 110 रुपये, सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10 रुपये, बाकी के पैसा जो बाकी की फेस वैल्यू है वो जाएगी हमारी 10% डिबेंचर अकाउंट में। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं जो सिंपल वाली है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप पहले पढ़ते हुए आ रहे थे। बैंक को डेबिट करा, डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया पार वैल्यू पर, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया हमने डिस्काउंट होने की कंडीशन में, प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से अगर हमने प्रीमियम पर इशू करा है। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल करते आ रहे थे। अब बात करते हैं लॉस वाली कंडीशन की। मैंने आपको कहा था ना सिंपल वाली कंडीशन और लॉस वाली कंडीशन। तो देखिए जरा क्या है, पहले मैं कंडीशन लिख दूं, कंडीशन नंबर है 4, और 4 में कहता है इशू एट पार, इशू कर रहे हैं पार पे यानी 100 रुपए का, और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे यानी 110 रुपए। ध्यान से देखिएगा जरा क्या कह रहा है, कह रहा है इशू तो कर रहे हैं पार पे और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे। रिडम्पशन कब होगा? बाद में, फ्यूचर में जाकर के होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल, जो भी ड्यूरेशन होगा उसके बाद खत्म होगा, और वो प्रीमियम पर पैसा लौटाया जाएगा। सर हमें तो इशू की एंट्री करनी है ना, फिर हमें रिडम्पशन की थोड़ी करनी है। रिडम्पशन को भूल जाओ, रिडम्पशन की बात ही मत करो, सिर्फ इशू की बात करो। नहीं, याद कीजिए 11th क्लास में हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझा था, वो था प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है वो कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को, अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है उसको आज ही लॉस मान लीजिए। फ्यूचर में होने वाले यानी एक्सपेक्टेड है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, उसे आप प्रेजेंट में यानी आज ही लॉस मान लीजिए। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, तो उसको आज ही मान लीजिए। तो देखिए 10 साल के बाद हमें प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा 10 साल के बाद देना पड़ेगा, तो आप उसको आज ही लॉस मान लीजिए और आज ही दिखाइए। किस तरह से दिखाएंगे? देखिए जनरल एंट्री, आप जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे, इशू की एंट्री करनी है, हमें एंट्री रिडम्पशन की नहीं करनी, हमें एंट्री इशू की करनी है। बट रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस होगा उसे आज ही लॉस मान लीजिए। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और 100 रुपए देंगे। हमने इशू करा है पार पे, यानी पैसा कितना आ रहा है? 100 रुपए, तो 100 रुपए लिख दिया आपने। मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख दिया टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में पूरे चले जाएंगे 100 रुपए फेस वैल्यू। चलिए जी, ये तो हो गया इशू का काम। अब जो नई चीज है वो है प्रीमियम की। जो रिडम्पशन की प्रीमियम है वो मिलेगी तो देनी तो पड़ेगी हमें फ्यूचर में, बट आप उसको आज ही मान लीजिए। जब हम आज ही मान लेंगे तो हमारे लिए लॉस हो गया, तो आप डेबिट साइड में दिखा देंगे बच्चे, किस नाम से? लॉस ऑन, जो प्रीमियम फ्यूचर में देनी पड़ेगी आज ही लॉस माना, हमने उसको डेबिट में दिखा दिया। हमने उसको डेबिट में क्यों दिखाया? क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को प्रेजेंट में ही हम लॉस मान लेते हैं, ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। हमने वो काम कर दिया। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? क्रेडिट में आप कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर एक बात समझ में आ गई, हमने लॉस को डेबिट करा वो समझ में आ गया, किसी आपने बता दिया। प्रीमियम को क्रेडिट क्यों करा हमने, ये भी तो बताइए। प्रीमियम को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें 10 साल के बाद ये पैसा देना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट भी कर दिया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। चलिए कंडीशन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही आसान है। कहता है इशू एट डिस्काउंट, बहुत ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। इशू एट डिस्काउंट, आपने इशू करा डिस्काउंट पे, आपने कहा भाई आज आपको डिबेंचर मिल रहा है 90 रुपए का एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और 10 साल के बाद आपको मिलेंगे पूरे 110 रुपए। कितना आसान कंडीशन देखो, हमने कहा कि आज बेच रहे हैं डिस्काउंट पे और 10 साल के बाद मिलेंगे पूरे के पूरे 110 रुपए, यानी फायदा हो रहा है डबल, यहाँ भी फायदा और वहां भी फायदा। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी आप देखिएगा,
हमें इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी। तो इशू की एंट्री पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पूरे 90 रुपीज। डिस्काउंट आपने इशू कर दिया तो डिस्काउंट की एंट्री कर दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। एक लाइन छोड़ दी मैंने, यहाँ पे लिखेंगे आप टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट यानी पूरे 100 रुपए। ये तो होगी सर इशू की एंट्री। इशू की एंट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करते हैं रिडम्पशन की कंडीशन। रिडम्पशन की कंडीशन क्या है कि आपको पूरे 10 रुपए फालतू लौटाने हैं। जो फालतू लौटाने हैं वो क्या है, वो आज के टाइम में हमारे लिए लॉस है और अगले 10 साल के बाद लौटेंगे तो तब की लायबिलिटी है। तो चलिए, आज के टाइम में लॉस है तो आप उसको डेबिट में दिखाओगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आपने इसको डेबिट कर दिया 10 रुपए को, और यहाँ क्रेडिट में दिखा देंगे अब टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब एक नया सवाल पैदा हो गया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी रिडम्पशन की प्रीमियम हमारे लिए लायबिलिटी है ये, और कितना अमाउंट है 10 रुपए। कंपनी अकाउंट का एक सेक्शन ये कहता है कि लॉस या डिस्काउंट, ये जो दो अमाउंट है ये लॉस है, ये डिस्काउंट है, इसका ट्रीटमेंट, इसका जो भी कुछ होना सेटलमेंट, दोनों का एक ही तरीका है। दोनों के सेटलमेंट का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही अकाउंट में दिखा सकते हैं, अलग अलग डिस्काउंट के नाम से, लॉस के नाम से ना दिखा करके। अगर मैं इसकी जगह पर लिख देता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और यहाँ पर लिख देता सीधा 20 रुपए, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट और 10 रुपए की रिडम्पशन की प्रीमियम, तो भी बिल्कुल ठीक था। बुक्स में ज्यादातर टीचर्स यही बताएंगे आपको कि आप दोनों को एक साथ लिखिए 20 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अगर सर हम इस तरह से कर दें अलग अलग तो ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी चीज है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद कंडीशन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। कंडीशन नंबर 6 में कहता है कि आपने इशू किया है एट प्रीमियम, इशू क्या है एट प्रीमियम यानी 110 रुपए का, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 110 रुपए का। ये दो कंडीशन, ये कंडीशन हो गई कि इशू पर भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है। तो चलिए देखिए जरा क्या एंट्री होगी। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए, और एक लाइन छोड़ के आप लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएंगे 10 रुपए जो कि इशू की प्रीमियम है, और फेस वैल्यू चली जाएगी हमारी 10% डिबेंचर अकाउंट में, जो कि फेस वैल्यू जानी है, यहाँ पर चलेगा आपके पूरे 100 रुपए। बाकी के जो 10 रुपए हैं रिडम्पशन की प्रीमियम के, इस रिडम्पशन की प्रीमियम का ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो आप यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में दिखा देंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। लीजिए, ये 6 कंडीशंस हो गई हैं, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन में कई बार वो अमाउंट देगा, आपको नहीं बताएगा डिबेंचर कितने का है, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू हमेशा 100 माननी है। अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बता रखी तो कितनी मानी है बच्चे, 100 रुपए। शेयर की कितनी मानी है, 10 रुपए। अगर कुछ ना बताए तो वैसे निकालने के तरीके होते हैं, अगर तरीका भी नहीं दे रखा तो आप 100 रुपए मान लेना कि 100 रुपए के हिसाब से फिर कैलकुलेट करके आप इस तरह से एंट्री पास कर दीजिएगा, बिल्कुल आसानी तरीके से। 100% बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। इस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी डिबेंचर पर अगर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़े तो किस तरह से करेंगे। पहले उससे रिलेटेड 2-3 बातें समझ लीजिए कि इंटरेस्ट जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिससे बाकी और दूसरे खर्चे हैं। ये इसकी पेमेंट हाफ ईयरली भी हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है। आम तौर से ये काम हमारा हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा आपको हाफ ईयरली वाला ही मिलेगा, यानी डिबेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट हर 6 महीने के बाद अदा की जाती है। एक बार होगा सितंबर की 30th को, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने पूरे होंगे मार्च में, तो एक बार पेमेंट होगी 31 मार्च को। यानी पेमेंट जो होगी वो कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग
हर 6 मंथ्स में पेमेंट होनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। हमारा एक डिबेंचर था मान लीजिए 100 रुपए का, आपने 100 वाले डिबेंचर को 90 रुपीज का बेचा हो या 110 का बेचा हो, यानी आपने उसको प्रीमियम पर बेचा हो चाहे आपने उसको डिस्काउंट पर बेचा हो, और जब इसकी रिडम्पशन का वक्त आएगा, जब आप इसको लौटाएंगे तो आप पूरे 100 रुपए लौटाएंगे या आप प्रीमियम पर लौटाएंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपने इशू किस पे करा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिडम्पशन किस पर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू पर। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा फेस वैल्यू पर, या उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट किसको करेंगे, आप और हम तो कंपनी है ना, हम तो बिजनेस है, हम किसी और को इंटरेस्ट देंगे, वो कौन है, वो कहलाएगा डिबेंचर होल्डर। जिस तरह से शेयर होल्डर्स थे उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर है, जिसने हमें ये रकम दे रखी है, ये अमाउंट हमें उधार दे रखा है, हम उसको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस ये है कि आप इंटरेस्ट पे, उसकी वो इनकम है उसमें पहले से टैक्स ले लीजिए। उससे टैक्स लेने के लिए इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां से इनकम जनरेट हुई वहीं पर उसका टैक्स काट लीजिए। हम उसका टैक्स काट करके उसको तब देंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक अब एक्सक्लूड हो चुका है, ये टीडीएस वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, क्या जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाद में। पहले तो आपको मैंने बता दिया था कि हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो 30 सितंबर को होगी, 31 मार्च को होगी, तो दोनों बार सेम जर्नल एंट्री होगी, बस 31 मार्च को एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। यानी 30 सितंबर को एंट्री होगी, 31 मार्च को एंट्री होगी, ये दोनों एंट्री हर बार सेम होगी, बस एक एंट्री 31 मार्च को लास्ट होगी। वो क्यों होगी समझते हैं जरा कहानी। पहले देखिएगा एंट्री क्या होगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, हम इसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब इसकी पेमेंट किसको करेंगे, हम डिबेंचर होल्डर को करेंगे, और डिबेंचर होल्डर को करेंगे तो हमारे लिए लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट कर दिया और डिबेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट कर दिया। एक सिंपल सी बात हो गई। ये एंट्री कब होगी, ये एंट्री होगी जब भी हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तब, यानी 30 सितंबर की भी एंट्री हो सकती है ये, और साथ के साथ ये एंट्री 31 मार्च की भी होगी, यानी 2 डेट में ये एंट्री होगी अगर आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं तो। और अगर आप एनुअली ही इंटरेस्ट देते हैं, एक बार ही देते हैं साल में, तो फिर 31 मार्च को ये आप एंट्री पास करेंगे कैलकुलेशन के साथ। कैलकुलेशन कैसे होगी, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हालांकि मैंने इस चैप्टर में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। इसके बाद यही इंटरेस्ट जब आप पे करेंगे, अदा करेंगे, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी वो देखेगा। जब आप इस डिबेंचर होल्डर को, जो कि आपकी लायबिलिटी थी, पेमेंट कर दोगे, अदा कर दोगे, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो आप उस लायबिलिटी को कर दोगे डेबिट। जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो आपने लिख दिया डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को आपने डेबिट कर दिया। क्लियर है मेरी बात। आप उसको अदायगी करेंगे बैंक के थ्रू, आप उसको अमाउंट जब पे करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक हमारे लिए असेट्स है, असेट्स कम होगी तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यानी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर आपने पेमेंट की एंट्री कर दी। 2 जर्नल एंट्रीज आपको करनी ही करनी है। पहला है ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, दूसरी पेमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बहुत आसान सी जर्नल एंट्री, कुछ भी खास नहीं है इसमें। हाँ, जब आप साल के आखिर में एंट्री करेंगे, यानी 31 मार्च को करेंगे, तो एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या है भाई, ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये हमारा एक्सपेंस है ना, और जितने भी खर्चे होंगे या जितनी भी इनकम्स होती है वो कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कंपनी के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम यहाँ बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा था 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट आपने इसको डेबिट कर दिया है।
और क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को। क्यों कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था, हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया तो हमारे एक्सपेंस घट गया, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो हम डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस सारे के सारे डेबिट साइड में जाते हैं, इस आपको सबको पता है। चलिए, ये एंट्री करने के बाद इंटरेस्ट का पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी ऑफ ₹100, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। अगर 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो मैं यहां पर साथ के साथ कैलकुलेशन कर लेता हूं। 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो अमाउंट बता दीजिए कितने हो गए। सर अमाउंट तो यहाँ पर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। आगे कहता है हमने इशू कर है 1 अप्रैल 2024 को, ये बात भी समझ में आ गई है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यहाँ पर हमने उसको डिस्काउंट पर इशू करा है, यानी जो हमारा 100 रुपए वाला डिबेंचर था, हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, हमने 90 रुपीज का, हमने 90 रुपीज का इशू कराई है, और 90 का 90 हमें इकट्ठे मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है ये, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और बाद में जब लौटाएंगे तो हम लौटाएंगे 110 रुपए। रिडम्पशन कैसे होगा? प्रीमियम पे होगा। यहां तक की बात भी क्लियर है। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज करनी है, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 31 2025। आपको 31 मार्च 2025 जब खत्म हो रहा है वहां तक की जर्नल एंट्री करनी है। और किस किस की एंट्री करनी है? इशू की जनरल एंट्री करनी है, साथ के साथ करनी है इंटरेस्ट की एंट्री। आगे बात करते हैं क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली। हम इंटरेस्ट कैसे पे कर रहे हैं? हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट की अदायगी की जा रही है। आगे क्या कहता है, कब होता है 6 महीने? सितंबर 30 को और मार्च 31 को हर साल। ये बात तो हमारी सर समझ में आ गई है। एक बात ये बताइए कि इस क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इशू की एंट्री कीजिए और इंटरेस्ट की एंट्री कीजिए। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो फिर क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए जरा कहानी, इसको बोलते हैं आपको इम्प्लिसिट, आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इशू की जर्नल एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री बिल्कुल नहीं करनी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की एंट्री सिर्फ तब करनी है जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। एक बात क्लियर है। इसके अलावा एक दूसरा ट्रीटमेंट है, वो बाद में बात करेंगे, एक नया टॉपिक और आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई 2 लाख रुपए का डिबेंचर का अमाउंट हो गया है और 10% का इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का 10% तो सर 20,000 रुपए होते हैं। सीधी सीधी सी बात यह है कि 20,000 रुपए इंटरेस्ट के आगे यहाँ से लीजिए, ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट के हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 10% के हिसाब से। अब जब जर्नल एंट्रीज की आप बात करेंगे तो जर्नल एंट्री आप करेंगे पहले इशू की, तो इशू की एंट्री कर लेते हैं। इशू की एंट्री आप करेंगे, पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि एक ही जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन बुक्स में 2 जर्नल एंट्री हो रखी होगी, मैं एक ही करवा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाइन छोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया टू डिबेंचर अकाउंट या 10% डिबेंचर अकाउंट। चलिए जी, बैंक में कितने रुपए देगा? जो डिबेंचर होल्डर है वो 90 रुपए के हिसाब से देगा, और टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 2000 डिबेंचर्स हैं। 9 दूनी 18, यानी 1,80,000 रुपए हमें रिसीव हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? ये हमें रिसीव हो गए। डिबेंचर में हमेशा जाती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है सर 100 रुपए, डिबेंचर है 2000, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया सर? ये अमाउंट हो गया है 2 लाख रुपए का। चलिए बच्चे, ये तो आपको सबको समझ में आ गया। इसके बाद कहता है वो कि हमने जो इशू करा है ये करा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे। फिर रिडम्पशन की प्रीमियम है, रिडम्पशन की प्रीमियम है 10 रुपए की, उसको दिखाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कुछ स्लाइड्स पहले ही बताया था कि डिस्काउंट और रिडम्पशन की प्रीमियम को एक साथ लिख सकते हैं लॉस के नाम से। तो आप चाहो तो यहां पर लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसमें अमाउंट कितना आएगा? इसमें अमाउंट आएगा बच्चे 10 रुपए की तो प्रीमियम और 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए हो गई है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2000 से। समझ बात आ गई बच्चे? 2000 से जब आप 20 रुपीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये सर? ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते, आप अलग अलग दिखाना चाहते हो तो डिस्काउंट का अमाउंट अलग दिखाइए और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट अलग दिखाइए, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अब रिडम्पशन की प्रीमियम हमारी लायबिलिटी है, तो आप उसको क्रेडिट में दिखा देंगे 2
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20,000 आ जाएंगे। सीधा सीधा 20,000 रुपए का अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। 2,20,000, 2,20,000, ये एंट्री तो हमारी होगी खत्म। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं। उसने कहा आप इंटरेस्ट की एंट्री पास कीजिए हर 6 महीने में। हमने इशू करें 1 अप्रैल को, तो पहली बार 6 मंथ कब होने जा रहे हैं? पहली बार 6 मंथ होंगे हमारे 30 सितंबर को, और दूसरी बार 6 मंथ हो जाएंगे हमारे 31 मार्च को। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट की जनरल एंट्री की। तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी पहली बार 30 सितंबर, 30 सितंबर 2025 था मेरे ख्याल से, जो ईयर था वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आप उसको डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मैंने DH लिख दिया, आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट है सर हमारे 2000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो टोटल अमाउंट हो गया है 2 लाख रुपए का। 2 लाख का 10% होता है सर 20,000 रुपए, और 20,000 में से 6 महीने का इंटरेस्ट जो होगा वो आधा होगा, यानी 10,000 रुपए। ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 10,000 रुपए। ये 10,000 कहाँ से आया है, एक बार फिर समझा देता हूँ। 2 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, 2 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, 10% है, और 6 मंथ्स का है, 6/12। हमने 6 महीने कैलकुलेट करा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,000 रुपए आएंगे, हमने यहाँ लिख दिया। फिर यही इंटरेस्ट की एंट्री, जब आप यही इंटरेस्ट पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर को, तो एंट्री क्या होनी है? तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। आप डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, आप बैंक से पेमेंट कर दीजिएगा। नरेशन आप लिख देंगे इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट पेड। अमाउंट कितना आएगा सर? वही 10,000, जो 10,000 आपने ऊपर लिखा था, सेम 10,000 की हमने पेमेंट कर दी है, तो बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया 30 सितंबर का। फिर बात आती है 31 मार्च की, तो यही दोनों एंट्रीज आप रिपीट कर देंगे, डेट डालेंगे 31 मार्च, सेम एंट्री सेम अमाउंट आप कैलकुलेट करके 2 एंट्रीज यहाँ पर फिर से पास कर देंगे। उसमें एक एडिशन क्या होगा, इसमें यहाँ पर 2 जर्नल एंट्रीज के बाद एडिशन क्या होना है? 31 मार्च की एंट्री में आपको बस एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है। वो एक एंट्री जो आपको एक्स्ट्रा करनी है वो मैं बता रहा हूं। बस आप क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आप इसको तो कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था आप उसको क्रेडिट कर देंगे। अब अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, बात ये है, तो हमने 2 बार इंटरेस्ट करा। एक बार इंटरेस्ट करा 10,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फिर ये तो करा 30 सितंबर को, और एक बार करा होगा यहाँ पर 31 मार्च को भी तो करा होगा। तो 10,000 रुपए का 30 सितंबर का, 10,000 रुपए का 31 मार्च का, दोनों मिलाकर के हो गए 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए आप दिखा देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक साथ जाएगा। सॉरी, अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बार बार अकाउंट बोल रहा हूँ। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस करने के बाद एक साथ दिखाएंगे, और काम खत्म हो गया। ध्यान रहे, इशू की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ तब करनी है जब क्वेश्चन में वो क्लियरली कहेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट को आप इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री पास कीजिएगा। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बेटा दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, और टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा इस टॉपिक से, पक्का आएगा। तो ध्यान से देखिएगा जरा क्या कहता है टॉपिक। टॉपिक कहता है राइट ऑफ कर दो। राइटिंग ऑफ या राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? हटाना, घटाना, कम कर देना, साइड कर देना। तो राइटिंग ऑफ हमें हटाना है, कम करना है, घटाना है, खत्म कर देना है, क्या? डिस्काउंट या लॉस। कौन सा डिस्काउंट? ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर्स को इशू करते टाइम हमने डिस्काउंट दिया, अभी हमने पढ़ा था, या हमने लॉस बियर करा। और लॉस क्या है? वो लॉस है रिडम्पशन की प्रीमियम। यानी 2 बातें, डिस्काउंट हो या रिडम्पशन की प्रीमियम हो, उसको राइट ऑफ कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि खत्म करना क्यों है। खत्म इसलिए करना है, वो एक नेगेटिव अमाउंट है, नेगेटिव फिगर है। यूं मानकर चलिए कि आपका घर है, आपके घर में कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई सुबह सुबह पूरे घर की सफाई हो।
पूरे घर में सफाई हो जाए, और सफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, झाड़ू से सारे कूड़े को एक साइड में कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, डस्टबिन में भर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करने पर डिस्काउंट या लॉस के नाम से घर में कूड़ा इकट्ठा हो गया, हमारी कंपनी के पास एक कूड़ा नेगेटिव चीज है वो इकट्ठी हो गई, ये नेगेटिव फिगर है, कंपनी की इमेज खराब होती है इन चीजों से। इस तरीके से आपके घर में पड़ा हुआ कूड़ा वो आपके घर को खराब करता है, ठीक इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर नेगेटिव चीजें उसकी इमेज को खराब करती है, उसकी गुडविल को खराब करेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को या इस लॉस को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। कब खत्म करना है, इसको खत्म करना है उसी साल में, विद इन सेम ईयर। कौन से साल में, कौन से सेम ईयर में, जब भी आपने डिबेंचर्स को इशू करा उसी साल में ये आपको खत्म करना, उसी ईयर के अंदर अंदर आपको राइट ऑफ करना है। क्या कहता है, देखिए कहता है इट इज अ कैपिटल लॉस। ये क्या है, ये एक तरह का कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, जो कभी कभार हो उनको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, तो ये कैपिटल लॉस है। पहली बात तो खत्म, ये बात समझ लीजिए कि डिस्काउंट या लॉस क्या है, एक तरह का कैपिटल लॉस है। दूसरी बात ये है कि रिटर्न ऑफ इन द ईयर, इसको हम उस साल में राइट ऑफ करेंगे इन विच डिबेंचर्स आर इशूड, जिस साल में भी डिबेंचर्स को हमने इशू करा है उसी साल में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। यानी इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, बल्कि जिस टाइम में भी, जिस ईयर में भी, जिस साल में भी हमने डिबेंचर्स को इशू करा है विद इन सेम ईयर आपको ये राइट ऑफ करने ही करने हैं। इसके बाद कहता है रिटर्न ऑफ फ्रॉम। अब इसको राइट ऑफ तो करेंगे, नेगेटिव चीज है सर, घर में कूड़ा होता है, झाड़ू मार दी साफ हो गया, ये तो सर एक अमाउंट है, और अमाउंट की भरपाई तो अमाउंट से ही होगी। नुकसान है, नुकसान की भरपाई तो प्रॉफिट से होगी, इनकम से होगी। तो कैसे करेंगे, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास है तीन गुल्लक। ये तीन गुल्लक हैं, इनको सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहला है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 कुछ कहता है, हम थियरी की बात अभी नहीं करेंगे, वो कहता है कि भाई जब भी कैपिटल लॉस हो जाए, जब भी कैपिटल लॉस हो जाए उसकी भरपाई कैसे होती है, तो उसकी भरपाई होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 ने क्लियरली बताया है। तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जब भी रिडम्पशन की प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो तो उसकी भरपाई करनी है आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस साल में आपके फर्म के पास, आपकी कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मौजूद है या नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हमारे पास सफिशिएंट है तो हम इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से उसकी अदायगी कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। अगर ये कम पड़ जाए, अगर इसका अमाउंट कम है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास एक और गुल्लक है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। याद कीजिए कैपिटल रिजर्व मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से इश्यू ऑफ शेयर में, और वहां बताया था कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जब भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और ये कैपिटल नेचर का लॉस है, दोनों को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसलिए कैपिटल रिजर्व से भी आप कैपिटल लॉस को, जो कि हमारा डिस्काउंट या लॉस है, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए सर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर लिया, वो कम पड़ गया, हमारे पास कैपिटल रिजर्व थोड़ा सा अमाउंट था, हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी कम पड़ गया। तो अब जितना भी हमारा डिस्काउंट या लॉस बचेगा वो सारा का सारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए अब वो सारा का सारा पैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और इस तरीके से हमारा सारा का सारा डिस्काउंट हो या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, वो सारा का सारा राइट ऑफ हो जाएगा, साइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जब इसको राइट ऑफ करोगे तो कैसे करोगे। अब एक बात बताइए, ये एक नुकसान की चीज थी, आपने डेबिट में लिखा था, डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, डेबिट में लिखा था ना। अब जब इसको खत्म करोगे, घटाओगे, कम करोगे, तो क्या करोगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपने कर दिया क्रेडिट, ये लीजिए डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आपने क्रेडिट कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब डेबिट क्या करेंगे, इसकी भरपाई जिस अकाउंट से करोगे उसको डेबिट करोगे। तो सबसे पहले भरपाई किससे कर सकते हैं हम, सर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दिया। इसके बाद किससे भरपाई कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर गलती हो गई कि डेबिट इससे मिलाकर लिख दिया। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको पता है कि डेबिट यहाँ पर कोने में आएगा, तो आप वो समझ जाइएगा बच्चे, यहाँ भी यही गलती हुई है और यहाँ भी यही गलती हुई है। डेबिट को बच्चे कोने में लिखते हैं हमेशा, प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये मुझसे टाइपिंग करते टाइम जल्दीबाजी में गलती हो गई होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कैपिटल रिजर्व अगर है तो उसको डेबिट करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर है,
अगर है नहीं, ये तो होता ही होता है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, साल के आखिर में जाने ही जाने सारे खर्चे यहाँ पर है, तो यहाँ तो जाना ही जाना है। तो पहले हमें क्या देखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर सफिशिएंट अमाउंट है तो खत्म हो गया, कम पड़ रहा है तो फिर ले लेंगे कैपिटल रिजर्व भी, अगर ये भी खत्म हो गया तो फिर ले लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रहे सीक्वेंस रहेगा ऐसे ही, इसमें किसी भी चीज को ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। अगर सर सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास ना हो, सीधा कैपिटल रिजर्व हो, तो जीरो माइनस सारा का सारा कैपिटल रिजर्व से कीजिए। सर अगर कैपिटल रिजर्व भी ना हो तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। आपकी समझ के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कहता है ऑन May 1, 2020, 1 मई 2020 को अमृत लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं, तो आपको पता है कि अमाउंट हो गया सीधा सीधा 10 लाख रुपए का। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट है 10% का, 10% के डिस्काउंट पर हमने इशू करा है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी डिस्काउंट भी है और रिडम्पशन पर प्रीमियम भी है। तो हम अगर लॉस अकाउंट को मिला दें, डिस्काउंट है 10 रुपए का, रिडम्पशन की प्रीमियम है 10 रुपए, दोनों को मिला दें तो हो जाएंगे 20 रुपए। तो 20 रुपए की बात करेंगे सीधा सीधा, यानी एक डिवेंचर पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है हमें। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड या फुल्ली सब्सक्राइब, क्वेश्चन में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं लिखा था तो समझ जाओ पूरे का पूरा सब्सक्राइब हो गया। एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मांगते मिल गया। द कंपनी हैड बैलेंस ऑफ ₹70,000, कंपनी के पास 70,000 रुपए का बैलेंस है, कहाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कंपनी के पास पहले से कितने रुपए हैं, 70,000 रुपए मौजूद है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब यहां वो इस बात से दो बातें कहना चाह रहा है। एक तो ये कहना चाह रहा है कि भाई डिस्काउंट या लॉस की भरपाई आप सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे, एक तो ये इशारा हो गया। दूसरा एक और इशारा है, उस इशारे को कहते हैं इम्प्लाइड। वो इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड ये है कि वो कह रहा है कि भाई डिस्काउंट या लॉस को भी राइट ऑफ कर दो। उसने क्वेश्चन में अगर यहां लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ तो आपको इस सेंटेंस से समझ जाना है इम्प्लाइड है, वो आपसे कह रहा है, इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि भाई आप डिस्काउंट या लॉस अगर है उसको राइट ऑफ कर दो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, जब तक इंटरेस्ट के लिए ना कहे आपको एंट्री नहीं करनी। सेम चीज जब तक वो राइट ऑफ के लिए ना कहे आपको नहीं करना, लेकिन इनडायरेक्टली कह सकता है आपको डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करना है। तो अगर वो ये बात आगे लिखेगा राइट ऑफ करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो इशारा उसने हमें दे दिया। आगे क्या कहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि आपको एंट्री जो पास करनी है वो किसकी करनी है, इशू की भी करनी है और डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ की भी करनी है। अगर नहीं कहता तब भी हम करते क्योंकि उसने हमें इशारा दे दिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहली बात तो यह कि अमाउंट कितना है जो राइट ऑफ करना है। इशू की जर्नल एंट्री में सॉल्यूशन की बात करूं तो भाई इशू की जर्नल एंट्री तो आप अच्छे से कर देंगे, उसकी बात अब मैं नहीं कर रहा। इंटरेस्ट की बात हम इसमें करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट के बारे में नहीं कहा, तो इंटरेस्ट की कोई जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे राइटिंग ऑफ की, डिस्काउंट या लॉस को। डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले अमाउंट निकाल देते हैं। आपको पता है कि 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर पे लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 10 रुपए का डिस्काउंट और 10 रुपए की प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया 20 रुपए। जब 10,000 है और 20 रुपए का एक डिवेंचर का लॉस आ रहा है तो 10,000 कितना आएगा सर, सीधे सीधे 2 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख रुपए हमारे किसके आ गए, वो आ गए हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के। तो अब हमें ये 2 लाख रुपए का जो लॉस आया है जिसमें डिस्काउंट भी है और लॉस भी है, मिलाकर के दोनों का लॉस ही मानेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि भाई लॉस और डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए एक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आप इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो दिखेगा। आप इशू की कर चुके हैं, अब आपको बात करनी है राइट ऑफ की एंट्री। तो राइटिंग ऑफ की हम बात कर रहे थे बच्चे, हमें राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को या लॉस को, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सर एंट्री करेंगे क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास मौजूद है, तो आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट कर देंगे। सर अमाउंट कितना है, अमाउंट अगर इससे ज्यादा होता तो हम वो अमाउंट लिखते हैं जितने की हमें जरूरत है। अमाउंट हमारे पास कम है, हमारे पास कुल 70,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास सिर्फ 70,000 है, तो 70,000 के 70,000 रुपए हम ले लेंगे यहाँ से। इसके बाद अभी और अमाउंट की जरूरत है, कितने अमाउंट की जरूरत है सर, 1,30,000 रुपए। वो कहाँ से आएंगे, कैपिटल रिजर्व से। नंबर 2 पे कैपिटल रिजर्व चाहिए बट वो हमारे पास मौजूद नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं है।
तीसरी चीज क्या बचती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल डेबिट। कितना अमाउंट लिखेंगे आप, भाई 2 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं ना, तो 70,000 रुपए हमें मिल गए सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाकी पैसे कहाँ से जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, वो आपने कर दिया 31। यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना अमाउंट आएगा बच्चे, ये अमाउंट आ जाना है सर 2 लाख रुपए। पूरे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट या लॉस हमने एक साथ लिख दिया और इसको राइट ऑफ कर दिया, काम खत्म हो गया। हमें इशू की एंट्री पास करनी थी, वो हमने कर दी थी, आपने अपने आप करी होगी, मैंने सिर्फ इशारा दिया है आपको। दूसरी चीज करनी थी हमें राइटिंग ऑफ की, राइटिंग ऑफ की जनरल एंट्री आपको मैंने समझा दी है। इंटरेस्ट की एंट्री हमें इस क्वेश्चन में नहीं करनी थी, तो ध्यान रखिएगा आपको भी नहीं करनी है इस तरह के क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं, इसकी वजह यही थी कि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े, इसलिए क्वेश्चन नहीं कराए। उम्मीद है एक चैप्टर आपको एक वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है, 1% भी आपके फायदे का है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।